हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे। मेंडल ने अपनी जो बुक थी उसको 1865 में पब्लिश कर दिया, मगर जो उनका वर्क था उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया क्योंकि ये जो किताबें थी वाइडली पब्लिश नहीं हो पाई। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी जो उन्होंने जीन की बात की थी, जो कि फैक्टर थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, इसको उस समय के जो वैज्ञानिक थे वो उसको जो है समझ नहीं पा रहे थे और इस तरह का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन उन्होंने किया था उसको भी लेकर के बहुत सारी जो समस्याएं थी वो देखने में आ रही थी। तो इस प्रकार से जो फाइनली वो थ्योरी थी पूरी तरह से उसको स्वीकार नहीं किया जा सका। मगर 1900 में डी वेरिस कॉरेंस और टी जो है वॉन शेलमार्क ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें जो रिजल्ट थे वो मेंडल के इनहेरिटेंस वाले लॉ के रिजल्ट के बराबर आए। इस समय तक का जो माइक्रोस्कोपी थी उसकी खोज हो चुकी थी और सेल डिवीजन को अच्छी तरह से पढ़ा जाने लगा था, देखा जाने लगा था। उसमें इन्होंने देखा कि एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में ऐसा है जो कि डिवीजन के जस्ट पहले डबल हो जाता है और फिर इसके बाद ये डिवाइड हो जाता है। ये जो बॉडी थी इसको क्रोमोसोम्स कहा गया। क्रोमोसोम्स का मतलब रंगीन पार्टिकल है, वो बॉडी जो कि कलर्ड है और इसको स्टेन भी किया जा सकता था। 1902 में सटन एंड बावेरी जो है इसमें मियोसिस के ऊपर काम हुआ। सटन एंड बावेरी जो थे उन्होंने जो क्रोमोसोम का जो बिहेवियर था वो जो है जीन्स का जो बिहेवियर देखा था मेंडल में बिल्कुल उसके पास पाया और उन्होंने जो मेंडल का लॉ था उसको दोबारा से एक्सप्लेन किया। इसमें इन्होंने देखा जो दो एलील होते हैं जीन पेयर में वो एक होमोलोगस साइट पे होते हैं और इनको जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर G1 फेज है, G2 फेज है, मियोसिस फर्स्ट लाइन ऑफ फेज है, मियोसिस सेकंड लाइन ऑफ फेज है और जर्म सेल का फॉर्मेशन हुआ है। ये सारी जो प्रोसेस होती है ये ऑब्जर्व की गई और इसमें कुछ चीजें थी जो कि मियोसिस फर्स्ट की जो प्रक्रिया है उसमें जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर करते हैं, मेटाफेज में इंडिपेंडेंटली आते हैं और इसके बाद सेग्रीगेट होकर के पहली बार में दो और फिर इसके बाद में चार, कुल मिला के चार जर्म सेल का ये फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो दो है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर जो है ब्लू चार कलर लिए गए हैं, ब्लू और रेड, ब्लैक और ग्रीन। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि इसको लेकर के चला जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ब्लैक के साथ ब्लू और ब्लैक के साथ रेड आ जाए और जो है ब्लू के साथ ग्रीन आ जाए, तो यहाँ पर जो सीन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करेगा। तो अगर हम लोग इस तरह से लेकर के चलेंगे तो इस तरह के जीन बनेंगे, मगर अगर हम इसको पलट दिया तो जो हमारे जो जीन्स है, जो जर्म सेल बनेगी, उनका जो क्रोमोसोमल पैटर्न होगा वो दूसरी तरह का हो जाएगा। और इसी चीज को फिर बाद में क्रोमोसोमल थ्योरी जो कि मेंडल का प्रिंसिपल था उसके अंतर्गत इसको साबित किया गया और इसको पाया गया कि ये जो सेपरेशन होता है ये अलग अलग होता है, ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को बना करके रखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को बाद में थॉमस हंट मॉर्गन ने और उनके कलीग्स ने ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर के ऊपर किया। ये एक प्रकार की मक्खी है जो कि इस मक्खी को इसलिए चुना गया कि इसमें मेल और फीमेल की पहचान करना बहुत आसान था। मेटिंग के बाद इसमें ढेर सारे जो है फ्लाइज जो है बन जाते हैं और इनका जो जीवन चक्र है वो सिर्फ 2 हफ्ते का होता है। तो इसमें बहुत ही आसान हो गया इस पर काम करने और इस समय तक का, और इसको लो पावर के माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व किया जा सकता था। इन्होंने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में इन्होंने देखा तो ड्रोसोफिला को जो सेक्स लिंक कैरेक्टर थे उसको इस प्रकार से उन्होंने डिफाइन किया। इन्होंने भी मेंडल की तरह डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में ब्राउन बॉडी और रेड आई वाले मेल ले लिए और जो फीमेल थी वो
वो येलो बॉडी और व्हाइट आई की थी। इसमें F1 जनरेशन में जो एक्स बॉडी थी उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिला, मगर F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस आ रहे हैं और जिसका रेशियो जो था वो 9:3:3:1 था, और यही मेंडल का भी लॉ कह रहा था। इन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व की, उन्होंने देखा कि कुछ जो फिजिकल एसोसिएशंस होते हैं वो जो फिजिकल एसोसिएशन है वो इस तरह से पाए गए कि जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जैसे कि कुछ जीन जो थे वो बहुत ही टाइटली क्लोज थे, व्हाइट और येलो वाले जो जीन्स थे वो बहुत ज्यादा आपस में जुड़े हुए थे, और इसमें जो वेरिएशन था सिर्फ 1.3% था, जबकि वाइड एंड मिनिएचर विंग में जो वेरिएशन आया वो बहुत ज्यादा था। तो वो जो वेरिएशन था वो 37.2% था। तो यहाँ पर जहां पर जो है कैरेक्टर्स जुड़े हुए थे उसको लिंकेज कहा गया, और जब ये एक दूसरे से जो है रिकॉम्बिनेट करते हैं, ये दोबारा एक दूसरे के साथ एसोसिएशन करते हैं, तो यहाँ पर इसको रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। थैंक यू।